नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा केमिस्ट्री क्लासेस बाई पुरुषोत्तम सिंह चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरे वीडियो में सांद्रता की इकाइयों में मोललता, मोलरता और नॉर्मलता के बारे में। इनके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इनसे संबंधित न्यूमेरिकल। ठीक है जी। पहले हम बात कर लेते हैं मोललता की। मोललता क्या होती है? मोललता होती है, ये अपना विलायक है और विलायक लिया हमने 1 किलोग्राम। अब यहां पर हम कोई विलेय घोलते हैं और विलेय की मात्रा लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। मोललता मीन्स 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित कह सकते हो, घुली हुई कह सकते हो, घुली हुई विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोललता कहलाती है और इसको हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। स्मॉल m से व्यक्त करेंगे इसको। ये कह रहा है 1 किलोग्राम विलायक में इसमें विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। अब बात आती है कि व्हाट इज मोल। मोल क्या है, यहाँ पर भी कंसेप्ट बनता है। मोल क्या होता है? किसी भी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? 1 मोल कहा जाता है, 1 मोल कहा जाता है। किसी भी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 कणों को क्या कहा जाता है? कंबाइनली 1 मोल कहा जाता है। और इतने 1 मोल कणों का द्रव्यमान कहलाता है उसका मोलर द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ के, चाहे वो तत्व है चाहे वो यौगिक है, उसके 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? उसका मोलर द्रव्यमान। और इन संख्या को क्या कहा जाता है? कणों की संख्या को 1 मोल कहा जाता है। संक्षिप्त में है ये, बाकी मोल तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ये समझ में आ गया मोल क्या चीज है? किसी भी पदार्थ के इतने कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या को 1 मोल कहा जाता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। अब इसका फॉर्मूला बनेगा मोललता हो जाएगी विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान किसमें है? किलोग्राम। पिछली क्लास में आपको ध्यान हो तो हमने विलायक को एज्यूम किया था घटक ए और विलेय को एज्यूम किया था घटक बी। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? स्मॉल एन से। और मैंने लिखा एन बी। बी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। क्लियर है? और ये विलायक का द्रव्यमान हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं किसी भी पदार्थ के मोलों का फॉर्मूला क्या बनता है। नंबर ऑफ मोल्स होते क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसी पदार्थ के मोल कितने होंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, किसी भी पदार्थ के मोल होते हैं तो विलेय के मोल कितने हो जाएंगे? विलेय के मोल एन बी बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान को कैसे व्यक्त करते हैं? W से। अब चूंकि विलेय का है तो इसलिए घटक B को हमने विलेय माना है तो W हो गया अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल M से व्यक्त कर रहे हैं। अब चूंकि विलेय का है इसलिए यहाँ पर मैंने MB लिख दिया है।
ये फॉर्मूला बना। अभी विलेय का मोलर द्रव्यमान बताया था, किसी पदार्थ के 1 मोल कणों का द्रव्यमान 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला बना, तो इस फॉर्मूले में हम आगे वैल्यू पुट करते हैं। मोललता के फॉर्मूले में विलेय के मोल का वैल्यू पुट करिए, तो मोललता का फॉर्मूला बनेगा आपका, ये हो जाएगा, मोल्स की सब स्थान पर क्या रखेंगे? विलेय का द्रव्यमान WB अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान MB इंटू विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किससे व्यक्त करते हैं? विलायक के द्रव्यमान को WA से व्यक्त करेंगे। ये फॉर्मूला बना, तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हो आप? मोललता को स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB इंटू WA। ये फॉर्मूला बना मोललता के लिए, वेयर WB क्या है? WB है यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान, MB हो जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान, और WA हो जाएगा इधर विलायक का द्रव्यमान। किसमें है विलायक का द्रव्यमान? किलोग्राम में। ये फॉर्मूला बना आपका किसके लिए? मोललता के लिए। अब यदि विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में ना देकर ग्राम में दिया जाता है, यदि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया गया हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोललता विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब ये किलोग्राम की बजाय ग्राम में दे गया, अब इस ग्राम को हम किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे यहाँ पर। अब चूंकि भाग ऊपर चला जाएगा, तो 1000 का गुणा होगा आपका ऊपर इंटू 1000। ये फॉर्मूला बन जाएगा। कब? ये स्पेशल केस है। 1000 का गुणा कब करना है हमको? यदि विलायक का द्रव्यमान किस में दे रखा हो? ग्राम में दे रखा हो, और किलोग्राम में दे रखा है तो कोई कंसेप्ट दिक्कत है ही नहीं, इस वाले फॉर्मूले को पुट कर देंगे। ये हो गई आपकी मोललता। अब बात आ जाती है कि मोललता का मात्रक क्या होगा? मोललता का मात्रक क्या होगा? तो यहां से देखिए फॉर्मूला है अपने पास में, विलेय के मोल बटे विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा इसका मोल बटा किलोग्राम। क्या कह सकते हैं? मोल पर किलोग्राम, ये मात्रक हो जाएगा मोललता का। मात्रक पूछ लिया जाता है एनसीईआरटी बोर्ड में कई बार, मोलरता का पूछ लेता है, मोललता का पूछ लेता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मोललता एक ताप अनिर्भर राशि है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मोललता में क्या फॉर्मूला कह रहा है? विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो टेम्परेचर परिवर्तन करने पर, ताप परिवर्तन करने पर विलायक के द्रव्यमान में और नंबर ऑफ मोल्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो मोललता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए मोललता कैसी राशि है? मोललता कैसी है?
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, कैसी राशि है? इंडिपेंडेंट राशि है, ताप अनिर्भर राशि होती है। तो ये हो गई सांद्रता की मात्रक इकाई मोलर। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगली इकाई पर आ जाते हैं। अगली इकाई आ जाती है आपकी मोलरता। मोलारिटी लगभग समान सी दिखती हैं देखने में। मोलरता है वो मोलरता थी। मोलरता क्या होगी? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता में क्या लिया था? 1 किलोग्राम विलायक में, और यहां पर क्या लिया हमने? 1 लीटर विलियन में। अपने पास में कोई विलियन है, उसका 1 लीटर लिया हमने। 1 लीटर विलायक है अपने पास सॉल्वेंट, और उसमें देखते हैं विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं। विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं उसको कहा जाता है विलयन की मोलरता, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। number of moles dissolved in 1 liter of the solution is called molarity। क्लियर? अब यहाँ पर इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं, सूत्र बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सेम कंसेप्ट वही मोलरता की तरह करना होगा। मोलरता को हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। मोलरता हो जाएगी विलेय के मोल, किसे व्यक्त करते हैं? एनवी से, अपॉन विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किसमें है? लीटर में लेंगे हम। वॉल्यूम किसमें लेंगे? यहाँ पर लीटर में लिया है हमने। ये हो गया। अब विलेय के मोल क्या होंगे? सेम कंसेप्ट। किसी भी पदार्थ के मोल कितने होते हैं? किसी भी पदार्थ के मोल के लिए फॉर्मूला बनेगा उस पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन उसका मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम WB से व्यक्त करेंगे और मोलर द्रव्यमान को MB से व्यक्त करेंगे विलेय के लिए। अब विलेय के मोल के इस सूत्र को हम रख देंगे यहाँ पर मेन फॉर्मूले में। तो विलयन की मोलरता आ जाएगी विलेय का द्रव्यमान WB अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान MB इनटू क्या था फॉर्मूले में? विलयन का आयतन। और ये आयतन किस में लिया गया है? लीटर में ले रखा है। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आप लोग। मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगी विलेय का द्रव्यमान WB, विलेय का मोलर द्रव्यमान MB इनटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। शॉर्ट में जहां पर WB क्या है लिख नहीं रहा हूं, समझ जाओ, अभी लिखा है थोड़ी देर पहले। WB है यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान, MB है विलेय का मोलर द्रव्यमान, और V है विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। यदि विलयन का आयतन लीटर में ना देकर
मिलीलीटर में दिया हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी? मोलरता हो जाएगी विलय का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। अब जो आपका वॉल्यूम है वो ml में दे रखा है, तो हमें क्या करना है? लीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देंगे, तो 1000 पहुंच जाएगा ऊपर। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका इंटू 1000, ये फॉर्मूला बन जाएगा। मोलरता विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान अपॉन में विलयन का आयतन इंटू 1000, 1000। ये आ गई आपकी सांद्रता की अगली इकाई मोलरता। मोलरता क्लियर है? चलिए मात्रक के बारे में देख लेते हैं। मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक देखिए आप, फॉर्मूला क्या बन रहा है? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। तो इसका फॉर्मूला बन गया मोल प्रति लीटर। मोलरता का फॉर्मूला बन जाएगा मोल प्रति लीटर। बोर्ड में पूछा गया है मोलरता का मात्रक, ऐसा ही मात्रक मोल पर लीटर होता है, अभी 1-2 साल पहले पूछा है मोलरता का मात्रक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, क्या यह ताप निर्भर राशि है? जी हाँ, बिल्कुल। मोलरता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों? फॉर्मूला साफ साफ कह रहा है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। और यहाँ पर विलयन का आयतन लीटर में दे रखा है, और जब टेम्परेचर चेंज करेंगे, तापमान में परिवर्तन किया जाता है, तो आयतन में भी तो परिवर्तन होता है, समझे? इसलिए मोलरता कैसी राशि है? ताप निर्भर राशि है। मोलरता कैसी राशि हो जाएगी? ताप निर्भर राशि हो जाएगी। पहला पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। सपोज करिए अपने पास में ये कोई पदार्थ का विलयन है, मान के चलिए HCl का विलयन है, ये HCl सॉल्यूशन, और इसकी मोलरता है m1 और इसका आयतन है v1। कोई सॉल्यूशन है किसी भी पदार्थ का, एग्जांपल हमने HCl सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ पर HCl सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये भरा हुआ। इसकी मोलरता कितनी है? m1 है, मींस 1 लीटर विलयन में विलय पदार्थ के m1 मोल घुले हुए हैं, और वॉल्यूम इसका v1 है। अच्छा, अब मैं इसका तनुकरण करता हूं। तनुकरण करने पर क्या हो जाएगा? इसके आयतन में वृद्धि होगी। विलायक, तनुकरण का मतलब होता है इसमें विलायक मिला दिया मैंने। तो यहाँ पर सपोज करिए ये भी HCl का ही विलयन है, HCl सॉल्यूशन ही है, सेम है, बट क्या होगा इसमें, इसका तनुकरण करने पर इसकी मोलरता और आयतन में चेंज हो जाएगा। मोलरता कितनी होगी इसकी? सपोज m2, और आयतन कितना हो गया इसका? v1 से v2। आयतन हो गया v1 से v2। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इनमें से 3 वैल्यू आपको दी जाएंगी, m1 v1 m2 v2 में से 3 वैल्यू दी जाएंगी, चौथी वैल्यू पूछता है। तो इसका समाधान है तनुता समीकरण। तनुता समीकरण, और तनुता समीकरण क्या कह रहा है? m1 v1 इज इक्वल टू होता है m2 v2। एक ही पदार्थ के, कोई पदार्थ है, उसके विलयन का यदि तनुकरण किया जाए तो प्राप्त विलयन की मोलरता और आयतन बदल जाएंगे। अब यदि हम उसकी मोलरता आयतन ज्ञात करना चाहें तो इनमें ये रिलेशन होता है, प्रारंभ में उसकी मोलरता और उसका प्रारंभिक आयतन का गुणा किसके बराबर होगा? तनुता के बाद में विलयन की मोलरता और उसके आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। इसको बोलते हैं तनुता समीकरण। समीकरण को क्या बोलते हैं? तनुता समीकरण कहते हैं। क्लियर है कहानी? चलिए, ये तनुता समीकरण हो गया। अब एक और आता है, इसमें एक सूत्र और बनता है, यहां पर लिख लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास में ये HCl सॉल्यूशन है,
और इसकी मोलरता है m1, आयतन है इसका v1। अब मैं इसमें HCl का ही दूसरा विलयन मिलाता हूं, ये भी HCl सॉल्यूशन है, ध्यान से समझना। और इसकी मोलरता है m2 और आयतन है इसका v2। मेरे पास में दो दो बीकर हैं, एक बीकर ये रहा HCl सॉल्यूशन, दूसरा बीकर ये रहा HCl सॉल्यूशन, दोनों में ही HCl भरा हुआ है, बट इनकी मोलरता आयतन ये अलग अलग है। इसकी मोलरता m1 है, इसकी मोलरता v1 है, सॉरी m1 है, इसकी आयतन v1। और दूसरा बीकर जो है HCl का दूसरा सॉल्यूशन, मोलरता m2 और उसका आयतन v2 है। इनको यदि मिक्स कर दिया जाए तो ये बन गया आपका मिश्रण, दोनों का ये बन गया मिश्रण। अब बात आती है मिश्रण की मोलरता कितनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिश्रण की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में यदि एक ही पदार्थ के दो विलयनों को मिश्रित किया जाए, एक ही पदार्थ के दो अलग अलग सांद्रता के विलयनों को यदि मिश्रित किया जाए तो प्राप्त मिश्रण की मोलरता क्या होगी। फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला गोल्डन फॉर्मूला है। मिश्रण की मोलरता कैसे निकालेंगे, ये जो मिश्रण है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, VT भी लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी मिश्रण की मोलरता। नेक्स्ट एक संबंध और लिखते हैं हम, मोलरता और मोललता में संबंध भी लिख लेते हैं यहीं पर, इधर लिख लेते हैं। मोलरता एवं मोललता में संबंध, कई बार न्यूमेरिकल आते हैं इस टाइप के, तो इतना टाइम नहीं होता अलग से मोलरता निकालें, अलग से मोललता निकालें, या कोई एक चीज निकालें, उतना टाइम होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या संबंध होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, और फॉर्मूला होता है अपने पास में मोललता इक्वल टू होगी, स्मॉल m मोललता इक्वल टू होगी 1000 इंटू मोलरता अपॉन 1000 इंटू डी। डी यहाँ पर डेंसिटी है, घनत्व है। डी यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है, घनत्व है ये वाला, माइनस m इंटू एम बी। समझिए स्मॉल m क्या है, विलयन की मोलरता, कैपिटल M क्या है, सॉरी उल्टा बोल दिया, स्मॉल m क्या है, विलयन की मोलरता, कैपिटल M है विलयन की मोलरता, D है यहाँ पर डेंसिटी विलयन का घनत्व, M मोलरता हो गई, और M भी हो गया मोलर द्रव्यमान, M भी हो गया विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं सांद्रता की अंतिम इकाई नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, 1 लीटर में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब बात आती है यहाँ पर ग्राम तुल्यांक क्या बीमारी है। ग्राम तुल्यांक क्या है, तुल्यांकी भार को, किसी पदार्थ के तुल्यांकी भार को यदि ग्राम में व्यक्त किया जाए, किसी पदार्थ के तुल्यांकी भार को यदि ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसको कहते हैं ग्राम तुल्यांक। क्लियर है, आगे पढ़ेंगे और डिटेल में तुल्यांकी भार क्या होता है। अब बात ही आती है कि तुल्यांकी भार क्या हुआ किसी पदार्थ का। किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार होता है, वह द्रव्यमान होता है जो 1.008 ग्राम हाइड्रोजन
8 ग्राम ऑक्सीजन तथा 35.5 ग्राम क्लोरीन को, ऐसे लिख सकते हो, 35.5 ग्राम क्लोरीन से क्रिया करता है या इनके इतने द्रव्यमान को विस्थापित कर देता है। क्या कहलाता है उस पदार्थ का? तुल्यांकी भार कहलाता है। दोबारा समझिए, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह द्रव्यमान होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम या क्लोरीन के 35.5 ग्राम द्रव्यमान से क्रिया करता है या इतने द्रव्यमान को विस्थापित कर देता है। वो द्रव्यमान उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। और आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं तुल्यांकी भार को। तो सिंपल सा कंसेप्ट अब आप समझिए परिभाषा को। किसकी परिभाषा को? नॉर्मलता की परिभाषा को। और परिभाषा कह रही है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है और इसको हम व्यक्त करते हैं कैपिटल एन से। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने विलेय के मोलों के लिए फॉर्मूला लिखा था मोलरता में, उसी प्रकार से हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे विलेय के ग्राम तुल्यांक के लिए। किसी भी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक कितने होते हैं? उस पदार्थ का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान बटा उस पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा? विलेय का तुल्यांकी भार, ई इक्विवेलेंट, तुल्यांकी भार को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला क्या होता है? उस पदार्थ के द्रव्यमान और उसमें किसका भाग दे देंगे? तुल्यांकी भार का भाग दे दीजिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हम नॉर्मलता के फॉर्मूले में ग्राम तुल्यांक का ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, तो विलयन की नॉर्मलता का फॉर्मूला आ जाएगा आपके लिए, नॉर्मलता इक्वल टू हो जाएगी विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार इनटू बटा में क्या है? विलयन का आयतन। किस में ले रखा है हमने विलयन का आयतन? लीटर में ले रखा है। तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हो फॉर्मूले को? किसी भी विलयन की नॉर्मलता क्या हो जाएगी? N इक्वल्स टू WV अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में ले रखा है हमने? लीटर में। ये फॉर्मूला बना, जहां पर WV क्या है? WV है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, ई इक्विवेलेंट क्या है? विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, और V क्या है? विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। यहीं पर बनाते हैं, यदि वॉल्यूम विलयन का आयतन किसमें? ml में दिया हो तो सेम कंसेप्ट, मोलरता के समान ml में दे रखा है, तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? WV अपॉन ई इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें? ml में, और ml को लीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 पहुंच जाएगा फॉर्मूले में ऊपर। ये नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया। किस केस में? जब विलयन का आयतन किस में दे रखा हो? ml में दे रखा हो, मिलीलीटर में दे रखा हो। ये हो जाएगी आपकी क्या? विलयन की नॉर्मलता।
विलयन की नॉर्मलता। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मलता का मात्रक क्या हो जाएगा, यहीं से निकाल लेते हैं। नॉर्मलता का मात्रक क्या हो जाएगा, विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। क्या ये ताप निर्भर राशि है? जी बिल्कुल। नॉर्मलता कैसी राशि होगी, ताप निर्भर राशि होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विलयन का आयतन लिया जा रहा है और आयतन ताप पर निर्भर राशि है, ताप पर निर्भर करता है आयतन भी। क्लियर है कहानी यहाँ तक? सेम जिस प्रकार से हमने तनुता समीकरण पढ़ा था किसके लिए, मोलरता के लिए, उसी प्रकार से तनुता समीकरण हो जाता है किसके लिए, नॉर्मलता के लिए। क्या हो जाएगा, N1V1 विल बी इक्वल्स टू N2V2। जहां पर ये कब लगता है तनुता समीकरण, कब लग रहा है, जब एक पदार्थ, प्रारंभ में हमने कोई बीकर लिया और उसकी सांद्रता कितनी थी N1, आयतन कितना था N2। अब हमने उसका तनुकरण कर दिया, हमने ये पहले आयतन था N1 V1, V1 आयतन N1 नॉर्मलिटी। अब हमने इसका डाइल्यूशन कर दिया, तनुकरण कर दिया। अब क्या होगी इसकी नॉर्मलता N2 और आयतन कितना हो गया V2। इस स्थिति में यहां से हमें N2 ज्ञात करने के लिए, यहां से N2 ज्ञात कैसे करेंगे, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1V1 अपॉन V2, या फिर V2 ज्ञात करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1V1 अपॉन N2। चार वैल्यू है, कोई सी भी एक वैल्यू पूछ सकता है तीन देकर आप लोगों से। सिंपल सा ये हो गया आपका नॉर्मलता समीकरण, नॉर्मलिटी इक्वेशन। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं, इसी में आगे बढ़ाते हैं। जगह 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 इधर है, मिटा लेते हैं इसको, यहां से मिटा लेते हैं। सपोज करिए अब हम बात करते हैं अपने पास में मिश्रण की नॉर्मलता की। किसकी बात कर लेते हैं, मिश्रण की नॉर्मलता की। तो क्या होगा, सपोज करिए एक ही पदार्थ के दो मिश्रण हैं, जैसे मिश्रण की नॉर्मलता की बात कर रहे हैं, अपने पास में HCl सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी N1 और वॉल्यूम V1। दूसरा अपने पास में सॉल्यूशन है HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन इसकी नॉर्मलिटी है N2 और वॉल्यूम है V2। इन दोनों विलयनों को मिला दिया जाए तो ये जो मिश्रण प्राप्त होगा, ये हो गया आपका मिश्रण किसका, HCl सॉल्यूशन का। इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, इस मिश्रण की नॉर्मलता क्या होगी। सिंपल सा फॉर्मूला, ये किसके लिए है, अम्ल प्लस अम्ल के लिए। इसी प्रकार क्षार प्लस क्षार के लिए, ध्यान रखना इस बात को, कंडीशन है यहाँ पर लिया मैंने HCl सॉल्यूशन, ये नॉर्मलिटी और वॉल्यूम है। यहाँ पर भी मैंने क्या लिया, HCl सॉल्यूशन, इसकी नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम कितना है V2 है। क्लियर है? इन दोनों को मिश्रित कर रहे हैं, अम्ल प्लस अम्ल को, एसिड प्लस एसिड को मिश्रित कर दिया तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, और इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी N3 विल बी इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन VT। VT क्या है यहाँ पर, V1 प्लस V2। VT क्या है, V1 प्लस V2। ये हो जाएगी मिश्रण की नॉर्मलता, मिश्रण की, इस मिश्रण की नॉर्मलता। यहाँ पर मैं बेस ले लेता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर मैंने NaOH सॉल्यूशन ले लिया, ये भी क्या है NaOH सॉल्यूशन। एक ही पदार्थ के दो मिश्रणों को मिलाया तो प्राप्त मिश्रण की नॉर्मलिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब बात आती है, ये तो केस 1 हो गया, मिश्रण की नॉर्मलता निकालने के लिए केस 1 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं केस 2 के लिए, इसके बाद कर लेते हैं केस 2 के लिए बात कर लेते हैं। तो केस 2 यहाँ आ जाएगा, केस 2 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर केस 2 में कह रहा है, एक तो लिया मैंने यहाँ पर क्या, HCl सॉल्यूशन N1
और V1, और एक लिया मैंने इसमें NaOH सॉल्यूशन N1, इसकी मोलरिटी नॉर्मलिटी कितनी है N2 और वॉल्यूम कितना है इसका V2। ये हो गया। अब इन एसिड और बेस को मिलाया, अम्ल और क्षार को मिलाया, और ये बन गया आपका मिश्रण। ये बन गया आपका मिश्रण। अब ये कह रहा है कि इस मिश्रण की नॉर्मलता क्या होगी। इस मिश्रण की नॉर्मलता क्या होगी, अम्ल और क्षार को मिलाने पर मिश्रण की नॉर्मलता क्या होगी। यहां पर भी दो केस बन जाएंगे। यहां पर भी N3 के लिए दो केस बनेंगे। पहला केस बन रहा है यदि N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2 हो तो मिश्रण अम्ल और क्षार का जो मिश्रण है उसकी नॉर्मलता क्या हो जाएगी, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, पहला केस। दूसरा, यदि N1V1 इज लेस देन N2V2 हो तो अम्ल और क्षार के मिश्रण की नॉर्मलता हो जाएगी N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला बन जाएगा। एनसीईआरटी लेवल से ऊपर है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। दोबारा समझिए, केस 1 में तो हमने लिया था HCl सॉल्यूशन, अम्ल प्लस अम्ल विलयन, या फिर क्षार प्लस क्षार विलयन लिया था हमने। एक ही पदार्थ क्षार है, ये क्षार है, और इसके अलग अलग विलयन है सांद्रताओं के, उनको हमने मिश्रित किया था। तो मिश्रण की सांद्रता कैसे ज्ञात करी थी, नॉर्मलता N1V1 प्लस N2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सर। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस। ये किसके लिए है, ये है अम्ल प्लस अम्ल, सॉरी अम्ल प्लस क्षार के लिए। अम्ल प्लस क्षार के लिए HCl सॉल्यूशन N1V1 मोलर नॉर्मलिटी और वॉल्यूम है, ये NaOH जिसकी नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम कितना है V2। इन अम्ल और क्षार को मिश्रित करने पर ये जो मिश्रण है इसकी नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी दो केस बनेंगे। यदि N1V1 इस वाले विलयन जो है आपका अम्ल, इसकी नॉर्मलता और वॉल्यूम का गुणनफल क्षार के नॉर्मलता और वॉल्यूम के गुणनफल से ज्यादा है, तो फॉर्मूला बन जाएगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। और यदि इसके N2V2 का मान ज्यादा है N1V1 के गुणा से, तो N2V2 में से घटा दो, ये माइनस चिन्ह है इधर, N1V1 को घटा दो, अपॉन में क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। ये हो गया किसके लिए, मिश्रण की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए। अब यहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला याद रखना आप लोग, काम आएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। शॉर्ट में एन एवं एम में संबंध। एन क्या है नॉर्मलिटी, एम क्या है मोलरिटी, इन दोनों में रिलेशनशिप निकालना है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या बन के आया था, फॉर्मूला था नॉर्मलता एन इक्वल्स टू होती है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन, और यदि आयतन मिलीलीटर में हो तो 1000 का गुणा कर दिया जाता है। चलिए जी, अब हम मोलरता और नॉर्मलता में संबंध निकालने के लिए इस बीमारी को खत्म कर रहे हैं, तुल्यांकी भार की बीमारी को। किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार क्या होगा, किसी भी पदार्थ के तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान बटा एन फैक्टर, उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान में किसका भाग दे दीजिए, एन फैक्टर का भाग दे दीजिए। ये हो जाता है तुल्यांकी भार के लिए फॉर्मूला। अभी एन फैक्टर क्या होता है डिस्कस करते हैं, 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम किसकी, तुल्यांकी भार की। तो नॉर्मलता हो जाएगी, फॉर्मूले में वैल्यू रखो विलेय का द्रव्यमान
इक्विवेलेंट के स्थान पर रखा विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं? विलेय के मोलर द्रव्यमान को mb से। तो ये रख दिया हमने mb अपॉन n फैक्टर इनटू वॉल्यूम, और इधर चल रहा है 1000 का गुणा। यहां पर हमने इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला रखा, क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी आ जाएगी आपकी WB अपॉन MB इंटू V इंटू 1000, और n फैक्टर बटा में था, ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में n फैक्टर, गुणा में n फैक्टर। अब इसको देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान अपॉन में विलयन का आयतन गुणा में 1000। किसका फॉर्मूला है ये? मोलरता का। किसका फॉर्मूला है? मोलरता का फॉर्मूला है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगी मोलरिटी इनटू n फैक्टर, मोलरिटी इनटू n फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोलरता गुणा में n फैक्टर। क्लियर है? अब हम ये रिलेशनशिप होता है किसमें? किसी विलयन की नॉर्मलता और उसकी मोलरता के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर देखिए, मैं बात करता हूं अम्ल के लिए। किसके लिए? अम्ल के लिए। अम्ल का एन फैक्टर होता है प्रतिस्थापनीय H प्लस आयनों की संख्या, प्रतिस्थापनीय H प्लस आयनों की संख्या। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। कितने H प्लस आयन दे रहा है? नंबर ऑफ H प्लस आयन्स क्या कहलाएगी? अम्ल के लिए एन फैक्टर कहलाएगा। डिस्प्लेसेबल नंबर ऑफ H प्लस आयन्स इज कॉल्ड एन फैक्टर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज करिए मैं HCl की बात करता हूँ। HCl को यदि जल में घोला जाए तो ये एक H प्लस आयन देगा। कितने H प्लस आयन दे रहा है? एक H प्लस आयन। तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो गया? HCl का एन फैक्टर हो जाएगा 1। HCl का एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है? तो HCl का मोलर द्रव्यमान HCl का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार क्या होता है? उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान बटा एन फैक्टर। किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार क्या होता है? मोलर द्रव्यमान बटा में एन फैक्टर। यदि हम HCl का तुल्यांकी भार निकालना चाहें तो हमें क्या चाहिए? पहले HCl का मोलर द्रव्यमान। तो मैंने लिखा HCl का मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन के लिए 1 और क्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा? 35.5। कितना आ गया? 36.5 ग्राम प्रति मोल। अब बता दो आप HCl का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बोलो भैया। HCl का तुल्यांकी भार, HCl का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? बोल दो जरा, क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान कितना? 36.5। मोलर द्रव्यमान कितना? 36.5 अपॉन एन फैक्टर कितना है? कितने H प्लस आयन दे रहा है HCl? कितने दे रहा है? एक H प्लस आयन दे रहा है अपॉन में 1, तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 36.5। 36.5। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए H2SO4 और ये जलीय विलयन में आयनित होकर 2 H प्लस आयन दे रहा है। H2SO4 कितने H प्लस आयन दे रहा है? सपोज करो 2। तो आप बताइए इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? H2SO4 के लिए एन फैक्टर हो जाएगा 2। क्लियर है? चलो अब हम बात कर लेते हैं H2SO4 का तुल्यांकी भार। कैसे निकालेंगे? H2SO4 का मोलर द्रव्यमान अपॉन एन फैक्टर। तो हमें क्या चाहिए? पहले H2SO4 का मोलर द्रव्यमान चाहिए। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? H2S किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का बीजगणितीय योग। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है इसमें? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है?
16। कितने ऑक्सीजन एटम है इसमें? 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा? 98 ग्राम प्रति मोल। 98 ग्राम प्रति मोल। ये ग्राम प्रति मोल क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक मोल H2SO4 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? 98 ग्राम होता है प्रति मोल। मतलब एक मोल H2SO4 अणुओं का द्रव्यमान है, ध्यान रखना नॉलेज के लिए। चलिए अब इसका हम तुल्यांकी भार निकालते हैं। H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना आ रहा है? 98 अपॉन इस अभिक्रिया के दौरान कितने H प्लस आयन दे रहा है? 2। एन फैक्टर कितना है इसका? 2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 इक्वल्स टू 49। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसी क्षार का एन फैक्टर क्या होता है। बेस का एन फैक्टर क्या होगा? क्या होता है? अम्ल का एन फैक्टर था प्रतिस्थापनीय H प्लस आयनों की संख्या, तो क्षार का क्या हो जाएगा एन फैक्टर? प्रतिस्थापनीय OH माइनस आयनों की संख्या, या फिर हम कह सकते हैं प्रतिस्थापनीय OH माइनस आयनों की संख्या को बोलते हैं क्षार की अम्लीयता। इसको बोलते हैं अम्ल की क्षारीयता। कोई क्षार कितने H प्लस OH माइनस आयन देगा? दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर ऑफ द बेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम NaOH का एग्जांपल लेते हैं। NaOH को यदि जल में घोला जाए तो ये क्या देगा? Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। कितने OH माइनस आयन दे रहा है? 1। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका एन फैक्टर हो जाएगा इधर कितना? 1। अब यदि हम NaOH का तुल्यांकी भार निकालना चाहें तो क्या होगा? NaOH का मोलर द्रव्यमान अपॉन में उसका एन फैक्टर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। क्या होगा? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा भाई? 23। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। हाइड्रोजन का कितना होगा? 1। कितना आ जाएगा? 40 ग्राम प्रति मोल। बोल दो जरा NaOH का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा बच्चा लोग? मोलर द्रव्यमान 40 बटे एन फैक्टर 1 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा मोलर द्रव्यमान। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक आपका? मोलर द्रव्यमान तुल्यांकी भार का। ये आ गया आपका कौन कौन? नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, और ये तुल्यांकी भार के लिए आ गया। इसी प्रकार से हम किसी लवण का एन फैक्टर निकालना चाहें तो लवण का एन फैक्टर क्या हो जाएगा? जैसे मैं NaCl का एन फैक्टर निकालना चाहूँ तो यहाँ पर लवण जो है धनायन और ऋणायनों से बनता है। सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो कुल त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कुल ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन फैक्टर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट क्लास में सांद्रता के न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं, तो तैयार रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। नया चैनल है, आप लोगों का ही सहारा है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल चलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इसके लिए नई वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।